अब प्रोटीन टेस्टिंग के लिए जेल डाल यूज़ होता है, डुमास एडवांस है ज़्यादा, लेकिन मोस्टली मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है PCSIR में, नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है। ऊपर अंकल आए मैं AC वाले को लेके, तो वो चेक करो अच्छा क्या मसला, पता तो होना ही उन्होंने की मसला है बस। नहीं रिमोट चेंज करना बंद होने का चलान का तो नहीं ना इशू होता, तो बालों का बतंगड़ बनना शुरू हो गया। अब मैं निकलता हूँ दूसरे घर जाके कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। AC की मुझे पूरी रात भी ऐसे मैं उसको कभी चला के देख रहा हूँ, कभी वो 10 मिनट चलता है फिर बंद हो जाता है, मतलब उसमें कोई सीरियस प्रॉब्लम है। उसे अभी मैं जाके कहता हूँ यार इसको जो है ना वापस ही उठा ले, मैं नया ले आता हूँ, तो जब चलाना है तो फिर कोई ढंग की चीज़ चलाते हैं। तो कोई नहीं, फिर ये है कि तो UPS वाला बजट इधर लगा दे, UPS बाद में आ जाएगा। या पर्दे वगैरह लगवाने थे, देखता हूँ हो जाएगा मैनेज, चलो अल्लाह करे। तो वैसे तो अगर मैं उसे कहता हूँ यार अगर तू कॉन्फिडेंट है इस पर तो फिर ही लगा, तो देखते हैं वो क्या कहता है। अभी कह रहा था रिमोट चेंज कर, मैंने रिमोट का मसला नहीं है, जस्ट प्रॉपरली शट डाउन हो जाता है सारा। रास्ते में आते हुए मैं ये 1 kg ड्रम स्टिक्स ले आया था, ये शायद 8 पीस है मेरे ख्याल से। यहाँ देखता हूँ अब इसमें से मुझसे कितने खाए जाते हैं, शायद सारे खा लूँ। चिकन तो मैंने सारा खा लिया भाई, पंखा बंद करके बात नहीं हो सकती। चिकन मैंने सारा खा लिया, साथ एक स्लाइस ब्रेड का। मुझे थोड़ा फील हो रहा था जैसे सुबह मैंने अपनी कंडीशन देखी ना, थोड़ा डिप्लीटेड था, काफ़ी साफ़ था पेट, मेरा स्टमक काफ़ी साफ़ था। तो मैंने कहा थोड़ा सा कार्ब के लिए एक स्लाइस, 1-2 स्लाइस ले, एक ही बहुत है चाय के साथ। उसके बाद चलते हैं जिम, और 11 बजे AC वाले ने भी टाइम दिया कि 11 बजे AC को दोबारा देख लूँगा, तो मैंने कहा उसको भी आज कहता हूँ कि आज करके ही जा। सुपर स्टोर जो है वहाँ पे स्टॉप पे, वहाँ से नहीं मिलेंगे। अच्छा चलो मैं गया तो फिर ये है सेकंड स्लाइस। कौन है? कह रहा है इस दफ़ा काम मुश्किल हो जाएगा ख़त्म करना। ये कोई 1-1.5 लाख रुपया फंसा के बैठा हुआ है, ये सिलाइयों वाले लेने हैं लोगों से, वो पैसे नहीं दे रहे। नवा सूट सवा लेना, पैसे नहीं देने। बाद चो कहते हालात खराब है, हालात खराब च तू नवा सूट जरूर पाना सी भाई। हाँ जी आ गई येलो बेल्ट। येलो बेल्ट तो आपने शॉपर में डाली हुई है। कराटे कराटे क्लास से आ रही थक के। अस्सलाम वालेकुम। तो बैक वर्कआउट हमेशा की तरह मैंने पुलअप से स्टार्ट किया, हर एंगल से 3-3 सेट मैक्सिमम रेप्स के साथ। अगर आप इसका मुझसे मैक्स पूछे तो मेरे ख्याल से मैं कोई 25-30 रेप्स कर सकता हूँ 1 गो में पुलअप्स के, ज़्यादा वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आज वर्कआउट वैसे भी मेरा इनकम्प्लीट रह गया, वो AC का टाइम था टेक्नीशियन का साथ ना, मेरा 11-12 बजे का। तो उसके बाद बारबल रोज़, बस बेंट ओवर रोज़ के बाद मैंने बस एक्सरसाइज फिनिश कर दी है। T-फिट का आउटफिट है, जो ये स्लीवलेस टाइप टैंक टॉप है, और इस तरह से इसकी फ़िट है, और कंडीशन ये। बाकी आप जब भी T-फिट या प्रोटीन फैक्ट्री पे कोई चीज़ बाय करें तो इस वीडियो में मैंने आगे भी मेंशन किया है कि कोड यूज़ कर लिया करें, और कंडीशन ऑन पॉइंट है। हालांकि मेरी कोई ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही, लेकिन स्टिल कंडीशन ठीक है, एक्सेप्टेबल कंडीशन है, और लोअर लैट्स भी साफ़ हैं, और ये जो टेरिस मेजर है ये भी देखें ओवर डेवलप। उसके बाद दूसरे ये सामने फ्रंट एंगल से जूम करके मिरर में कंडीशन बिल्कुल ठीक, वही मोइन वाली बात, वही कंडीशन है जो आप 10 साल से देख रहे हैं। तो ये बस मुझे लगता है ये ब्रेक है मेरी। इस सीज़न में कोशिश करूँगा अगर WNBF खेला तो मैं अपनी बेस्ट कंडीशन, लाइफ टाइम बेस्ट कंडीशन इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करूँगा दोबारा। यार आज मैं एक्सरसाइज अधूरी छोड़ के जा रहा हूँ, AC का काम करवाना, 12 बजे का टाइम होगा उसके साथ ना, AC वाले के साथ। अरे आज साबिर आया है कोई मेरे ख्याल से 4 दिन बाद, नहीं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद, हफ्ते 'ਚ 2 दिन होंगे ने, उनके 'ਚ भी एक छुट्टी कर लेंगे। नहीं मैं इंशाल्लाह आऊंगा यार, रेगुलर हो जाना है। एक्सपेंशन बोल दे दो ठंडी हवा जी आ गई थे को AC यानी कि ठंड लगा दे कि मैं वो चादर से ला के सोऊं। ज़िंदगी 'ਚ पहली दफ़ा AC लवाने ले भी ख़राब निकले।
नवे डिस्पेंसर से तेन ठंडा पानी पियावा फिर माशाल्लाह माशाल्लाह आ गया जी वाह नहीं भाई मैं आप ये पानी का क्यों पूछ रहे नहीं पता नवा डिस्पेंसर आ गया है फिर पूछना बनना मैं घंटे 'ਚ 5-7 लीटर पानी पी जाना जो नवा डिस्पेंसर आया ਲੱਗਦਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚਿੱਲਾ ਹੋਣਾ मैं कहने अद्धा किलो ਵੱਧ ਭਰ ਦਈਂ ट्रिप हो जाएगा ना ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਟ੍ਰਿਪ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਮਰਾ थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा आ रही है मैनू नहीं लगता चलेगा क्योंकि यार मेरा हुण दिमाग काम कर रहा है कि कोई चलता ही हुई चीज़ क्यों बेचेगा मतलब जिदा सही चल रहा है वो क्यों बेचेगा वो कहेगा यार कितना कितना कम आई जाएगा चलो वेचने सुबह तक वेचने नहीं तो फिर भाई नवा ही लाना पैना किया उसने कुछ भी नहीं है बस खोल के बंद किया आउटडोर को गैस का 1-2 पॉइंट कह रहा था वो बस चेक की लेकिन आवाज़ इसकी सुने था मेरे ख्याल से आवाज़ भी ज़्यादा दे रहा है हाँ काफ़ी ज़्यादा दे कोई ज़ोर लगा रहा है ये बाकी इसके नंबर भी जो है ना वादे दे मिटे में हूँ मैंने सारिया खामियां नज़र आ रही हैं वो तो चुकन लग्या मैंने कुछ भी नहीं दसिया मैंने पता ही नहीं सी फस्ट एक्सपीरियंस तार भी गंड मार के लड़ टुटी सी तार ले आ गया आप ही लाया सोच ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ हम अंदर बैठे हुए थे तो अभी लाइट चली गई फिर मैं साबिर को छोड़ने चला गया हालांकि अभी लाइट जाने का टाइम में कोई 15 मिनट थे तो अभी मैं उसको छोड़ के आया हूँ तो लाइट आई भी थी अभी 5 मिनट बाद फिर बंद हो जाएगी लाइट तो मैं इतने में अपना प्रोटीन शेक पी लेता हूँ आज मैं थोड़ा सा आपको लैब्स के बारे में जो है ना वो थोड़ा सा वो जो मेरा वर्क है उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करता हूँ कम्प्लीटली उसको करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम और काफ़ी ज़्यादा क्वाइट और मतलब पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए और प्रॉपर स्पेस चाहिए क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो लोग कंटेंट क्रिएशन करते हैं या जो इस चीज़ को समझते हैं ये इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर को डिस्कस करने के लिए ना मैं ऐसे ही बस बेसुकूनी वाली जगह पे या प्रॉपर स्पेस पे बैठ के मैं जो प्रॉपर प्लेस ना हो उस पर बैठ के मैं नहीं वो कर सकता लेकिन मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ आज कि मैंने कितनी एफ़र्ट की है इसमें मेरी कितनी जो है वो टाइम की इन्वेस्टमेंट हुई है कितने मेरे पैसे लगे हैं उसमें कितनी मेरी ख्वारी हुई है उसमें कितना मैंने लैब्स को समझने में और ये सारी चीज़ों में मैंने अपनी एनर्जी जो है ना वो इन्वेस्ट की है ये 2 स्कूप वे के एक लो जी एसी फिर से बंद हो गया खैर ये टेम्परेचर थोड़ा सा बेहतर है इस कमरे का यहाँ पे बैठ जाता हूँ यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ठीक है बेहतर अच्छा यार सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जब भी मैं लैब्स जाता था ना तो मेरे साथ मेरा स्टेपलर मेरा बॉल पॉइंट स्टेपलर पिन स्कॉच टेप मतलब मैं अपना पूरा पेपर वर्क अपना होमवर्क करके जाता था आप समझते आप कहते होंगे कि यार ये मतलब एकदम से PCSIR से इमरान भाई दूसरी इंटरनेशनल लैब्स की तरफ क्यों जाना शुरू हो गए इसकी मैं इस सारे केस की मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा लेकिन अभी जो मेरी कम्युनिटी जो रेगुलरली वीडियोस देखती है तो पहले बेहतर है कि क्योंकि आप लोग लास्ट तक वीडियो देख रहे होते हैं तो मैं इसको इसलिए बेहतर समझा कि पहले जो मेरी क्लोज़ कम्युनिटी है मैं उसके साथ ये चीज़ें शेयर कर दूँ ये देखें मेरे पास मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरे पास लैब्स कितनी हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा जब हम लैब करवाने जाते हैं तो सिर्फ पैसे नहीं लग रहे होते आपका टाइम भी इन्वेस्ट हो रहा था आपकी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही था आप जो है वो मेंटली पता नहीं किन किन कामों में आपने क्या क्या काम आप अपने छोड़ के जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं मतलब सप्लीमेंट कॉस्ट हो गई आपकी लैब टेस्टिंग कॉस्ट हो गई आपका ट्रैवल कॉस्ट हो गया ये सारी तो बात की बात है आपका टाइम भी तो इन्वेस्ट हो रहा है ना आप किसी और ने अभी तक क्यों नहीं करवाया तो अपने सारे काम छोड़ के एक आउट ऑफ द सिलेबस काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो अच्छा PCSIR किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शुरू में मुझे जो है वो 1-2 शहादतें मिली कि जी PCSIR ठीक है बल्कि अच्छी लैब है और मैं वहाँ पे गया मुझे सब कुछ ठीक लगा
तो उसके बाद फिर मैंने जब एक दो टेस्टिंग करवाई शुरू वाले, तो उसके बाद मुझे एक मतलब ना मैंने एक इंटरनेशनल सप्लीमेंट को टेस्ट करवाया वहाँ से, जिस पे मैं 100% 200% इवन 1000% मैं श्योर था। तो उन्होंने PCSIR ने मुझे एक बड़ी जो है वो नॉनसेंस किस्म की रिपोर्ट दी। टेस्ट की रिपोर्ट मुझे किसी और चीज़ की दे दी, मतलब सैंपल ही उन्होंने स्वैप कर दिया या पता नहीं क्या किया, या अंदाज़े से रिपोर्ट दे दी या पी के चेक किया और लिख दिया कि इतना महसूस हो रहा है। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया कि जब मैंने रिपोर्ट को कैलकुलेट किया ना, फॉर एग्जांपल ये रिपोर्ट है, अगर मैंने उसको कैलकुलेट किया, अगर आना चाहिए 20 जमा 40 जमा 40 100, तो वो आ रहा है 160। मतलब कि कैलकुलेशन फैक्टर वो क्या हो सके बाय डिफरेंस। एक तो उन्होंने सारा चीज़ों को लिखा, उन्होंने टेस्ट नहीं किया, जबकि मैंने कंप्लीट ब्रेकडाउन के पैसे दिए हुए थे कि यार मुझे ये चीज़ें चाहिए, या उसको जो है वो बाय डिफरेंस उन्होंने कर दिया। और फिर जब उसको मैंने सब पूरी एनर्जी को कैलकुलेट किया तो वो उसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही थी, वो 100 की बजाय 140 बन रहा था। तो फिर मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है, या इनके ऊपर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस चीज़ से। उसने मुझे एकदम से कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से मतलब कि मुझे उस वक्त नहीं पता था। मेरा इनिशियल फेज़ था ये लैब्स के मामले में ना, मेरा एक्सपीरियंस जो नहीं था ना, तो मेरा इनिशियल वो एक्सपीरियंस था, तो उसने मुझे बड़ा कंफ्यूज कर दिया। कई लोगों ने मेरी इंस्टा पे एक रील देखी होगी या फेसबुक पे देखी होगी, उसमें मैंने उस इशू को डिस्कस किया और मैंने उसमें PCSIR को शाउट किया कि देखें PCSIR क्या कर रही है, इनकी वजह से कितने कितने ब्रांड्स का जो है वो लॉस हो सकता है, या इनकी वजह से और हो भी रहा है। लोगों का माल फंसा होता है, शिपमेंट्स फंसी होती हैं, और इनके टेस्टिंग की गलत टेस्टिंग के सर पे ये तो डुबो देंगे किसी को भी, किसी की भी 10-20 साल की मेहनत को ये उस पर पानी फेर सकते हैं। फिर मैंने जब एक रिटन कंप्लेन सबमिट की तो उन्होंने कहा जी ये तो पता नहीं, एक दफ़ा उन्होंने कहा ये टाइपो एरर आ गया, फिर उन्होंने कहा जी ये सैम्पल स्वैप हो गया, फिर उन्होंने कहा जी हम इस पर दोबारा टेस्टिंग कर देते हैं। अब टेस्टिंग मैं श्योर था कि इनके पास सैंपल ही नहीं है, मतलब ये इतने ज़िम्मेदारी नहीं है कि इनके पास सैंपल, और अगर सैंपल होगा भी तो एक दफ़ा टेस्टिंग के बाद वो इनफ नहीं होगा। तो मैंने फिर इन्हें कहा कि अच्छा आपके पास अगर सैंपल है तो मुझे ये इस फ्ला मैक्रो का ब्रेकडाउन दे दें। तो वो फिर चुप कर गए, फिर माजरत कर ली उन्होंने कि यार ये तो वैसे नहीं होता, फिर आप हमें और सैंपल ला दें। मैंने कहा यार मैं और सैंपल ला के दूँ तो मकसद ही ख़त्म हो गया ना, मैं आपको सैंपल ही चेंज करके दे दूँ तो मेरा तो टेस्टिंग का मकसद ख़त्म हो गया। मैंने कहा ऐसे तो नहीं। मैंने फिर उन्हें वही बात कि मैंने रॉ डाटा लॉग मांगा कि आपने जो टेस्टिंग प्रोसीजर किया है मुझे उसका रॉ डाटा लॉग दे दें। तो फिर उन्होंने कहा यार अब मैं ऐसे है बेटा, देखें बेटा माजरत बेटा, वो उनसे ये हो गया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ये। फिर मैं कहा यार अब इधर लीगल नोटिस भेजने का, जब मैंने बता दिया कि किसी भी गवर्नमेंट इदारे पे जो है आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इनको लीगल नोटिस भेजने का क्या फ़ायदा होगा। जाके मुझे क्या उसकी मद में 100 रुपया मिल जाएगा या 500 रुपया मिल जाएगा। जब वो एक बड़ा केस चला था, लीगल नोटिस हुआ था ये वो, उसको बेचारे को पता नहीं 10 साल बाद जाके 5 लाख रुपये मिला। तो मैं क्या मेरे तो पल्ले ही कुछ नहीं थे, मैंने तो मगर ही लगा रहा हूँ। ये जनरल टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल या जो जनरल आप कह लें कि जो इश्यूज़ होते हैं ना, या सर्टिफिकेशंस होती हैं जनरल फूड सेफ्टी को लेके, या मे बी हैवी मेटल टेस्ट वगैरह तक भी। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सप्लीमेंट्स या कॉम्प्लिकेटेड जो जहाँ पे बहुत प्रिसीजन चाहिए होती है, उसको ये डील नहीं कर सकती। मैं तो मतलब किसी भी गवर्नमेंट बॉडी से हम कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। ये मुझे इस सारे एक्सपीरियंस ने श्योर कर दिया। तो मैंने लैब्स कितनी करवा ली हैं अभी तक, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है एक, ये तो मैंने एप्लीकेशन दी थी 2, और उसके बाद मेरी ये एप्लीकेशन है मेरी, मैं लीगल नोटिस तक भी गया, मैंने उनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन तैयार कर ली। अब मैं अभी इसको सरसरी से आपको दिखाने, मैं इसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा अभी। तो मैंने उनके ख़िलाफ़ लीगल नोटिस और ये सारे मामलात के लिए मैं रेडी हो गया। मैंने रिपीट करवाने के लिए जो है वो वहाँ पे चक्कर काटे, मैंने वहाँ पे जो है उनकी हायर जो अथॉरिटीज़ हैं उन तक कंप्लेंट्स फॉरवर्ड की उस सैंपल से रिलेटेड। फिर उन्होंने क्या किया, वो एक नॉनसेंस रिपोर्ट उन्होंने मुझे दी। उसको जब मैंने बाद में कैलकुलेट किया, जैसे कि आप पूरा एनर्जी टेस्ट जब आप करवाते हैं ना, जिसमें आपने प्रोटीन भी जानना होता है, जिसमें आपने कार्बोहाइड्रेट जानना होता है, जिसमें आपने फ़ैट जानना होता है, ऐश मॉइस्चर, उसमें क्या होता है कि ये लैब्स जो होती हैं ना मोस्टली इसको बोलते हैं कैलकुलेशन मेथड या बाय डिफरेंस मेथड, उससे काम चलाती है। ख़ास तौर पे जो कैसी, एक तो ये 15 दिन बाद रिपोर्ट देते हैं आपको, 15 दिन में पीछे इनके पास इतना लोड होता है, सैंपल मिक्स हो जाएं,
मिस हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है PCSIR में, नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, और ये बिल्कुल भी काबिले क्या उसे कहते हैं काबिले बर्दाश्त प्रैक्टिस नहीं है। ये किसी का भी बहुत बड़ा नुकसान करवा सकते हैं, किसी की भी क्रेडिबिलिटी का या किसी का फाइनेंशियल बिजनेस का लॉस करवा सकते हैं। 15 दिन एक बहुत बड़ा टाइम, आधा महीना। जबकि आप इंटरनेशनल लैब में जाते हैं तो आपको सेम डे में टेस्टिंग हो जाती है या वेरी नेक्स्ट डे आपको रिपोर्ट मिल जाती है, या एक कोई आपने बड़ा टेस्ट करवाना है तो उसके लिए वियतनाम या बाहर कहीं भी UK USA या इस तरह की जगहों पे सैंपल भेजा जाता है, उसमें टाइम लग सकता है। तो जब आपने एक डिटेल में टेस्ट करवाना है ना, फॉर एग्जांपल आपने पूरा एनर्जी टेस्ट करवाना है, तो आप उनको बोलें कि मुझे कैलकुलेशन मेथड नहीं चाहिए, मुझे ब्रेक डाउन चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। अब प्रोटीन टेस्टिंग के लिए जेल डाल यूज़ होता है, डुमास एडवांस है ज़्यादा, लेकिन मोस्टली ओवरऑल द वर्ल्ड जो है वो जेल डाल ही यूज़ होता है। उसमें थोड़ा सा गलती के या आप कह लेंगे थोड़े से वेरिएशन के चांसेस होते हैं उसमें, क्योंकि एक बोलते हैं डाइजेशन, फिर आ जाती है आपकी मशीनों की कैलिब्रेशन, ठीक है। डाइजेशन में जो जेल डाल है उसमें मैनुअली होती है, तो उसमें मिस हैंडलिंग तो PCSIR से तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे ज़्यादातर इंटर्नीज़ होते हैं, और जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं या जिनके ज़िम्मे काम है वो लोग कोई काम नहीं कर रहे होते मेरे ख़्याल से। वहाँ पे ज़्यादातर इंटर्नीज़ के उन्होंने सपोर्ट किया होता है और ख़ुद आराम कर रहे होते हैं। तो मैं इन सारे मामला तक गया, फिर उन्होंने सॉरी किया, माफ़ी मांगी या वटेवर, मैंने कोशिश की कि मैं इनके अंदर जो है वो टेस्टिंग जो फैसिलिटी है वहाँ पे जाने की जो है वो मतलब नेक्स्ट स्टेप जो है मैं उस बारे में भी मैंने उसके साथ डिस्कस की कि कैसे आपकी टेस्टिंग होती है या आप कैसे। तो जब एनर्जी वाली साइड पे हम आते हैं तो जब आपने जनरल एक टेस्टिंग करवानी है किसी एक फैक्टर की, तो आप पूरी रिपोर्ट की तरफ ना जाएं। मैंने इससे सारा ये आप पूरे एनर्जी टेस्ट ना करवाएं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपको वो मिलेगा बाय डिफरेंस या कैलकुलेशन मेथड, कि आप उन्होंने एक वैल्यू निकालनी है, बाकी उन्होंने कैलकुलेट करना है, हाँ इतना ये होगा, इतना अगर इतना ये निकला है तो इतना, वो कैलकुलेशन मेथड के तौर पे। अब कॉम्प्लिकेटेड सप्लीमेंट्स में क्या होता है, उसमें फिलर्स होते हैं, उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, उसमें थिकनिंग एजेंट होते हैं, सारा कुछ हो सकता है उसको वो किसी और मैक्रो के खाते में डाल दें, जबकि वो चीज़ें एनर्जी उतनी प्रोवाइड नहीं कर रही होती। तो दूसरा, अब इनकी जो आउटडेटेड, अब पता नहीं क्या कैलिब्रेटेड होती हैं मशीनें या नहीं, डाइजेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबली देखी जाती है, मोनीटर की जाती है या नहीं। फिर मैंने इनको जब कंप्लेन की, वो सारे मामले को मैं ब्लंडर को इनके अंदर तक ले गया, फिर उन्होंने जो है वो दोबारा, अब वो सैंपल उसको मेरे ख्याल से 1 माह हो गया हुआ था, तो आई एम वेरी श्योर कि वो उन्होंने दोबारा टेस्ट फिर भी नहीं किया और उन्होंने मुझे रिपोर्ट करेक्ट करके दे दी। तो इसलिए मैंने उसको कंसीडर करना छोड़ दिया कि मैं PCSIR को PCSIR की रिपोर्ट चाहे सही है या गलत है, मैं उसको कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल है इनके मामलात। तो अगर ये मतलब इतना क्या आसान हो गया, मतलब अभी मैंने जो सैंपल दिया वो तो उसको तो आपने टेस्टिंग में ख़त्म कर दिया ना, वो तो आपने उड़ा दिया, उसमें उसकी टेस्टिंग हो गई। अब आप जब रीटेस्ट कर रहे हैं वो आपने किस चीज़ पे की है, या मैंने जब उन्होंने कहा कि हमारे पास हम 2 महीने तक या 3 महीने तक वटेवर 1 माह तक शायद उन्होंने कहा कि हम सैंपल को होल्ड रखते हैं, तो वो सैंपल की क्वांटिटी उतनी तो नहीं बची होगी ना। तो खैर मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे ना रॉ डाटा लोग होता है जब वो टेस्टिंग के दौरान जो रॉ डाटा होता है ना, मतलब जैसे सिस्टम में चीज़ें एंटर की जाती हैं या वटेवर इस तरह का कुछ होगा, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे रॉ डाटा लोग दे दें, तो उन्होंने माजरत कर ली कि यार वो तो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि PCSIR कोई काम नहीं कर रहा, उनकी सच्ची या झूठी किसी भी रिपोर्ट पे हमें यकीन नहीं करना चाहिए, ना ही हम इस काबिल नहीं हैं। तो उसके बाद रेफरेंस मटेरियल, जब एक लैब टेस्टिंग करती है तो वो साथ रेफरेंस मटेरियल चलाना भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने उन्हें एक सप्लीमेंट दिया, मैं ज़्यादातर ब्लाइंड टेस्टिंग करवाता रहा हूँ, ज़्यादातर नहीं, सारे टेस्ट ही मैंने ब्लाइंड करवाए हैं। लैब क्लूलेस होती थी कि वो क्या टेस्ट कर रहे हैं, उसमें गलती के चांस, उसमें लैब का इम्तिहान होता है, उसमें आपको भी थोड़ा सा उसमें हमारी तरफ से भी थोड़ा सा एक रिस्क होता है कि दोबारा हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक ब्लाइंड सैंपल दिया, ना बैच नंबर ना कुछ भी नहीं दिया हमने, उन्हें ब्लाइंड सैंपल दिया उसमें, लेकिन लैब का इम्तिहान हो जाता है कि लैब क्या कर रही है। तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ब्लाइंड सैंपल देना, लेकिन बेहतर है कि ब्लाइंड ही सैंपल दिया जाए ताकि लैब का भी तो पता चले लैब क्या कर रही है। तो अभी तक मैं आपको बता रहा था कि मैंने कितने सैंपल करवा लिए हैं, ये मेरी पता नहीं क्या क्या वो एप्लीकेशंस हैं, मैं पीछे चढ़ा रहा हूँ इनके, बड़ा 1 2 3 4
5, 6, 'यूरोफिन की है, ये बाहर से आई। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 और होनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। तो खैर हाँ 2 और कहाँ गई। खैर 12-14 अभी तक मैंने जो है वो टेस्ट करवाए हैं। अब उसमें मैं स्टिल कहता हूँ कि अगली जो फर्दर जो भी इशू मैंने डिस्कस करना है उसको मैं बाद में करूँगा एक डेडिकेटेड वीडियो में। अभी मैं इसमें रेलिवेंट जो जिसके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, जो पहले मैंने जो अल्लाह का शुक्र है कि जो भी खैर PCSIR के ब्लेंडर की बावजूद भी हमें जो हमारा जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था। किसी भी जिस भी ब्रांड के बारे में हमने जो भी किया वो डिसीजन हमारा बिल्कुल ठीक और ऑन पॉइंट था। अब मैं आपको अपने जो जिस ब्रांड के साथ अभी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में मैं गाइड कर देता हूँ। अभी ये SGS की रिपोर्ट है। मैंने बता दिया था कि जेल्डाल बोला जाता है इस प्रोसीजर को जिसमें प्रोटीन टेस्टिंग की जाती है। फिर डुमास होता है उसमें, और उसमें ये फ़र्क है कि डुमास में वो एक डिवाइस के थ्रू या एक आप कह लें कि ह्यूमन हैंड्स उसमें कम यूज़ होते हैं तो वो ज़्यादा प्रिसाइज़ होता है। लेकिन अभी तक कॉस्टिंग वगैरह उसमें फिर ज़्यादा हो जाती है या इस तरह के मामलात होते हैं, महंगा होता है थोड़ा, तो इस वजह से पूरी दुनिया में जेल्डाल ही चलता है। उसके बाद लैब्स का मामलात होते हैं कि क्या उनके डिवाइसेस कैलिब्रेटेड हैं, क्या उनकी डाइजेशन प्रोसेसेस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबली हो रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन होती है ना एक प्रोडक्ट की, एक फूड की डाइजेशन होती है, उसमें फिर उसको वो एसिड के थ्रू की जाती है तो उसमें टाइम कम या ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। क्या उन्होंने साथ रेफरेंस मटेरियल चलाया है, क्या मैंने उनको ब्लाइंड सैंपल दिया, मैंने उनको कुछ लेबल नहीं दिया। तो वो क्या करते हैं फिर उनको चाहिए, जैसा कि ब्यूरो वेरिटास ने किया। SGS वालों से अभी तक अंदर तक मेरी बात नहीं हुई, मैं SGS जाना चाहता हूँ यार, लेकिन मैं अब थक गया हूँ, मैं पैसे लगा लगा के भी थक गया हूँ। मैं अब जो है वो अपनी अब ये ख्वारी में भी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और मैंने मेरा इवन के अभी मेरे तकरीबन 2 महीने से मेरा बजट आउट जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि ये मेरे रैंडम जो एक्सपेंसेस हैं लैब्स के, और इनमें फिर सप्लीमेंट कॉस्ट आ जाती है, फिर आना जाना आ जाता है, फिर ये सारे मामलात में मैं ऑलमोस्ट बैंकरप्ट नहीं, बैंकरप्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन खैर मेरे हालात थोड़े से टाइट हो गए। तो अब उसमें हाँ रेफरेंस मटेरियल की मैं बात कर रहा था कि अब जब एक ब्लाइंड सैंपल दिया जाता है, मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे प्रोटीन निकाल दें इसमें से। अब प्रोटीन जब नाइट्रोजन, अब उन्हें नहीं पता कि मैंने उनको डेयरी प्रोडक्ट दिया या मैंने उनको कोई अंडों का कोई प्रोडक्ट दिया। अब डेयरी प्रोडक्ट में क्या होता है कि जब नाइट्रोजन निकलती है ना तो अराउंड कितने % निकलती, 16% शायद निकलती है नाइट्रोजन जब डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो उस पूरे प्रोडक्ट की 16% नाइट्रोजन निकलती है। उसको फिर फर्दर 6.25 से जो जनरल प्रोटीन्स होती हैं उनको 6.25, ये सारे मैंने वो सारा कुछ लिखा हुआ था क्योंकि मुझे भी पढ़ना पड़ा डेफिनेटली। जब ये मुझे मेरे सामने ये सारा ब्लेंडर खुला PCSIR वाला तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फिर स्टडी किया। तो खैर उतने % आपकी वो नाइट्रोजन निकली, उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, उसको कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। उसको 6.25 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब 6.25 से मल्टीप्लाई किया जाता है जनरल प्रोटीन, जिसमें अंडे आ जाते हैं, आपका गोश्त आ जाता है, आपका दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। उसको जब डेयरी प्रोडक्ट की बात होती है, जैसे वे है या दूध दही वगैरह, इस तरह की जो डेयरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती हैं उसमें नाइट्रोजन थोड़ा सा स्लाइडली कम निकलता है, 15 पॉइंट समथिंग होगा। तो उसको फिर 6.38 से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिससे उसकी फिर वो एक्यूरेटली आती है। तो उसके अलावा फिर जो पी प्रोटीन, जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, वो इन हाउस मेथड पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जनरली अगर प्लांट बेस्ड प्रोटीन को देखा जाए तो उनको 5.5 से लेके 5.7 तक वो प्लांट बेस्ड होते हैं, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा निकलती है। तो उसका जो कन्वर्जन फैक्टर होता है वो 6.25 या 6.38 की बजाय 5.5 to 5.7 होता है। यानी कि अगर उसमें से 18% निकल रहा है तो उसको फिर मैं अभी ये फ़र्ज़ी आपको वो नंबर बता रहा हूँ क्योंकि वो प्लांट बेस्ड का इतना है कि उसमें से थोड़ा सा नाइट्रोजन ज़्यादा निकलता है, तो उसको फिर थोड़ा कम नाइट्रोजन उसके कन्वर्जन फैक्टर लगता है। उसके बाद आ जाता है फिर रेफरेंस मटेरियल की बात। एक और बात मैं करने वाला था वो भूल गया मैं। तो जब रेफरेंस मटेरियल ये होता है कि अब वो ब्लाइंड है लैब, मैंने उनको कहा कि ये प्रोटीन निकाल दो इसमें से मुझे। अब वो
एक्यूरेसी के लिए क्या करेगी लैब, या लैब को क्या करना चाहिए, एक वो रेफरेंस मटेरियल उसे बोलते हैं कि आप एक डाइजेस्टिव बिस्किट है, वो एक सदियों से बड़े अरसे से टेस्टिंग होती आ रही है, या हमें दूध का पता है या हमें स्किम मिल्क का पता है कि यार इसमें से इतनी प्रोटीन है, वो उसको साथ ही रन करते हैं रेफरेंस मटेरियल। ये एज अ रेफरेंस साथ रन करते हैं, अपनी उनकी कैलिब्रेशन भी चेक हो जाती है, उनकी डाइजेशन भी चेक हो जाती है, वो देखते हैं हाँ ये ठीक आ रहा है, साथ ही सैंपल को रन करते हैं, अगर ये ठीक आ रहा है तो फिर ये भी ठीक आएगा। तो इस तरह से मेरी ब्यूरो वेरिटास में काफ़ी डिटेल में बात हुई। तो वो इस तरह से इनको उन्होंने कहा कि हमने रिस्पॉन्सिबली 2-2 बार इनको हमने रन किया है और ये हमारे रिज़ल्ट्स हैं। अब SGS का मेरे पास रिज़ल्ट है सबसे पहला पी प्रोटीन आइसोलेट का। कंपनी क्लेम करती है, आप देख लीजिएगा, खैर रिज़ल्ट आता है, मैं साथ साथ रिपोर्ट्स लगाता जाऊंगा। पी प्रोटीन आइसोलेट का रिज़ल्ट आता है SGS का 79.38। अब मैं आपको 79.36%, जो कि उनकी क्लेम्ड उससे ज़्यादा है थोड़ा, या उसके आसपास ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं, अल्लाह आपका भला करे, रिपोर्ट वो शायद पी प्रोटीन की मैंने निकलवाना भूल गया। हाँ जी, ये मेरे मोबाइल में पड़ी हुई। वो इनका ये होता है कि रिपोर्ट आपको मेल कर देते हैं। अब मेरा वहाँ पे प्रॉपर अकाउंट भी है, उन्हें पता है यार ये आता ही रहता है तो उसकी वहाँ पे अब SGS ने 79.36% दी और ब्यूरो वेरिटास ने मुझे 84.16% दी, यानी कि ब्यूरो वेरिटास से मुझे 4% ऑलमोस्ट ज़्यादा उन्होंने बताया। अब ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहता है, अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है तो वो थोड़ा सा उसको कंसर्निंग होना चाहिए, अगर ज़्यादा का भी आता है वेरिएशन। तो ये आया, ये चलो ठीक है, एक्सेप्टेबल है और क्लेम्ड जो है उसको जस्टिफाई करता है। उसके बाद मैंने इन्हें सैंपल दिया, हाँ ये SGS की मुझे ब्रांड ने दी थी जब उन्होंने भी अपने एंड से करवाया। उसकी भी रिपोर्ट्स मैं आपको फिर दिखा देता हूँ, ये अगली रिपोर्ट मैं उसकी दिखाता हूँ आपको। हाँ, इन्होंने अब किया कि कैरेमल वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम, ये 1-2% का फ़र्क हो सकता है इसमें, जो क्या उसे कहते हैं प्रोटीन उसमें है, मेरे ख्याल से वो ऊपर लेबल में भी लिखा हुआ है। अब इसकी जो कैरेमल की थी वो आई 69.35%, तो मतलब ब्रांड क्लेम कर रहा है 72-3% शायद। तो इतना वेरिएशन आ जाता है जब हम लैब रिपीट करते हैं, तो इतना वेरिएशन लैब टू लैब भी और प्रोसेस टू प्रोसेस, और फिर हम हो सकता है हम सेम सैंपल को दोबारा टेस्ट करवाएं तो 3% ऊपर आ जाए, तो ये चल जाता है। तो वही बात कि जो क्लेम किया जा रहा है वो ठीक है उसमें। उसके बाद मैंने एक और फिर टेस्ट करवाया, मैं आपको इसके साथ जो मैंने टेस्ट करवाया था मैं उसकी रिपोर्ट, इसके अगेंस्ट जो रिपोर्ट है मेरे पास, मैं उसको देख रहा हूँ। हाँ जी, अब मैंने कैरेमल का ही करवाया था, रैंडम था बिल्कुल, मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। तो उसके ऊपर मैंने अब रेफरेंस नंबर मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि उनको लैब को ना पता होगा यार ये क्या हो रहा है। ये मैंने लिखा ISPWC80 इमरान सफ्तर प्रोटीन वर्क्स कैरेमल 80। अब देखें लैब टू लैब भी फ़र्क है, इन्होंने 69.35 दिया और ब्यूरो वेरिटास ने 73.79 दिया। मतलब SGS और ब्यूरो वेरिटास में 3-4% का फ़र्क है। हो सकता है मैं SGS से दोबारा करवाऊँ तो 3-4% ऊपर आ जाए, तो इतना वेरिएशन चलता है। उसके बाद मैंने तो खैर एक ही फ्लेवर का करवाया था, इन्होंने अपने सारे भेज दिए। उसके बाद इन्होंने चॉकलेट फ्लेवर का करवाया था SGS से, मैंने रिपोर्ट शेयर की हुई है, पोस्ट में भी लगी हुई है, वो आप देख सकते हैं। मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे भी मैं लगाता जाऊँ। उसके बाद इन्होंने जो चॉकलेट फ्लेवर का करवाया 68.7 यानी कि 69% आया, तो वही ब्रांड जो है 72-3 क्लेम कर रहा है, तो 4-5% का वेरिएशन जो है वो चलता है। उसके बाद इनका जो स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम वो है 71.28, तो वही 2% का वेरिएशन है। तो ये वेरिएशन आ रहा है नीचे का। अब मैं आपको ऊपर के वेरिएशन के बारे में भी बताता हूँ कि मेरे ख्याल से मैंने वो रिपोर्ट्स का वो नहीं निकलवाया हुआ, प्रिंट नहीं निकलवाया हुआ, वो मुझे निकलवा लेना चाहिए था। हाँ, नहीं निकलवाए हुए। मैं खैर कल दोबारा मैं कोशिश करता हूँ कि बल्कि इसमें मैं साथ अटैच कर दूँगा, मैंने वो अटैच कर भी दी हुई थी। उसके बाद जो मैंने मैंने PHN का उसके बाद करवाया ISPHNWP, मतलब इमरान सफ्तर PHN वे प्रोटीन, इसमें 89.5 आया, मतलब ये आप कह लें कि ऊपर का वेरिएशन है ज़्यादा। अब ब्रांड मैंने उनको बताया कि आपकी ये रिपोर्ट है, उन्होंने कहा यार रिपोर्ट मतलब ज़्यादा बता रही है।
जो प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है ना, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वो 70 to 80 के दरमियान आता है। तो ये मैंने उनसे फिर बात की, उन्होंने कहा यार हमने रेफरेंस मटेरियल साथ चलाया है, हो सकता है आपके सैम्पल टू सैम्पल वेरिएशन हो सकता है कोई मतलब ऐसा सैम्पल आ गया मुझे। अब मैंने उनको कहा कि आप श्योर हैं? उन्होंने कहा हमने साथ रेफरेंस मटेरियल चलाया और मैंने इसको जो लैब वाले थे जो ये टेस्ट जिन्होंने रन किया, उन्होंने कहा कि मैंने डबल चेक किया है और मैंने साथ रेफरेंस मटेरियल चलाया, आपका यही रिज़ल्ट आ रहा है, मतलब क्लोज टू 90%, जबकि ब्रांड क्लेम कर रहा है 75 के राउंड अबाउट, 78 के राउंड अबाउट शायद, तो ऊपर का आया। चलें, वर्स्ट केस सिनेरियो जो है वो ये है कि एटलीस्ट उतना तो होगा जितना वो क्लेम किया जा रहा है। उसके बाद मैंने आपको वो बता दिया था। हाँ, इसमें फिर मैंने उन्हें, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनसे टेस्ट करवाया तो मैंने उनको नहीं बताया था, दोबारा मैंने उनको जब बताया तो अब जनरली वो 6.25 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसको, वो प्रोटीन। फिर मैंने बताया कि नहीं, डेयरी में, क्योंकि मैंने पढ़ लिया हुआ था, तो मैंने उनको जब मेंशन किया तो उन्होंने फिर अपना वो चेक किया तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने दोबारा फिर जब मुझे रिपोर्ट दी तो ये 6.38 के साथ मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने जब पी प्रोटीन दिया तो मैंने उन्हें बताया कि ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, तो उसके साथ मैंने फिर उन्हें गाइड बता दिया कि इसका कन्वर्जन फैक्टर डिफरेंट होता है। फिर उन्होंने 5.4 लगाया, जबकि 5.5 to 7 लगता है। खैर ठीक है, फिर भी 84% रिज़ल्ट आया, जो कि ब्रांड जो क्लेम कर रहा है उसके मुताबिक है। अब मैंने अपनी तरफ से आपको क्या क्या बता दिया, एक पी प्रोटीन बता दिया, एक PHN का वे प्रोटीन बता दिया, मैंने आपको बता दिया प्रोटीन वर्क्स के मैंने जो टेस्ट हैं सारे वो बता दिए। तो ये सारे मामला थे, और बाकी जो पहले वाला जो मामला था वो वैसा ही है, वो भी मैंने रिपीट करवाए हैं हर जगह से। तो अभी मैं वर्बली उसको शाउट नहीं कर रहा किसी वजह से, लेकिन जब मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये सारी चीज़ें जो है वो वर्बली सारी चीज़ें रिपीट करूंगा और मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सारे, अब इसमें क्या है कि बार बार अब ये ऊपर का वेरिएशन आ रहा है ना, इसको निकालने के लिए बार बार टेस्टिंग, मतलब बैच बाय बैच या सैम्पल बाय सैम्पल, मतलब बार बार टेस्टिंग का मकसद ही ये होता है कि एक जगह पे आपके पास एक एवरेज आ जाए, वो एक चीज़ स्टेबल हो जाए। तो अभी वो चीज़, जैसे मैं बार बार अगर टेस्ट करवाता हूँ, मेरे पास मैं मंगवाता हूँ, मैं एक रैंडम सप्लीमेंट लेके सैंपल लेके चला जाता हूँ, मैं फिर करवाता हूँ, फिर सैंपल लेके चला जाता हूँ। एवरी मंथ में अगर जाऊँगा तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं आज SGS गया हूँ, मैं कल ब्यूरो वेरिटास चला जाऊँ, मैं अगर मेरा सोर्स बनता है तो मैं बाहर मतलब जो है यूरोफिन से करवा लूँ, लेकिन PCSIR से ना करवाऊँ। PCSIR ने मुझे बहुत ख़बार किया यार, मेरे बहुत ज़्यादा उन पर गिला है। उसके बाद प्रोटीन वर्क्स का ये मैंने वो अटैच किया था शायद, ये उनके, खैर ये तो आप कंसीडर करना चाहें या ना करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। ये उनकी जो है वो रॉ जहाँ से उठाते हैं प्रोटीन वर्क्स वाले, ये तो UK का है। अब UK में क्या है, ये उनकी सारी अमीनो प्रोफाइल है, हाँ अमीनो प्रोफाइल है ये उनकी, ये है यूरोफिन, हाँ ये यूरोफिन की है, ये भी लैब यूरोफिन की है, ये मैंने PCSIR वालों को जो पलंदा लिखा था वो है। तो अब मैं और क्या करने लगा था बात यार, पता नहीं, भूल गया। हाँ, जब मैंने UK में कांटेक्ट किया उनसे प्रोटीन वर्क से मैंने उनको भी ईमेल ठोक दी, मैं कहा ताड़ी रिपोर्ट किधर तो मुझे बड़ी हैरानगी यार, बड़ा मतलब डिफरेंस था। आप देखें, वो कहते हैं कि कौन सी रिपोर्ट, मतलब वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि कोई 2 नंबरी करेगा। मैंने कहा आपकी लैब रिपोर्ट्स किधर है? कहते हैं अगर आप ऑथेंटिक सप्लायर से ले रहे हैं तो ठीक है, आप यकीन कर सकते हैं उन पे, वो हमारा ही होगा। मैंने कहा ये मतलब मैंने उनसे कंफर्म किया हुआ था कि ये आपके ऑथेंटिक सप्लायर हैं। उन्होंने कहा हाँ ऑथेंटिक सप्लायर हैं, कोई मसला नहीं, आप ले सकते हैं उनसे। मैं कहा ताड़ी रिपोर्ट किधर है? तो वो कहें कि यार रिपोर्ट हमारी टेस्टिंग सारी वो होती है हमारी गवर्नमेंट, मतलब उनकी सारी चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट लेवल पे, या उनके जो फूड अथॉरिटीज़ हैं या उनके जो अदारे काम कर रहे हैं वो उनके एंड में, उनके अंदर अंग्रेज़ों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो कस्टमर को लैब दिखाएं, देखो जी साड़ी लैब। उन्होंने ऊपर लिख देना है यहाँ से अप्रूव्ड है, यहाँ से सर्टिफाइड है, यहाँ से क्वालिटी कंट्रोल चेक है, यहाँ से ये है, यहाँ से वो है। उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं कर सकता, ना कोई सवाल उठा सकता है, ना कोई कह सकता है कि यार ताड़ी रिपोर्ट किधर है। मतलब उनके लिए ये एक बड़ा ऑकवर्ड सा सवाल था कि भाई ताड़ी लैब रिपोर्ट किधर है। तो उन्होंने कहा कि हम कस्टमर को तो हमारा तो मतलब ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि आप हमसे लैब पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं होता, हमारी प्रोडक्ट्स ओके हैं, आप जो है वो बेफिक्र होकर ले सकते हैं।
तो फिर उससे मुझे ये पता चला कि देखें हमारे इदारों में, हमारे काम करने वालों में और हमारी ईमानदारी में और उनकी ईमानदारी में कितना फ़र्क है कि वो ईमानदारी कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है, उनके अंदर वो कंसेप्ट ही नहीं है कि यार ये भी हो सकता है कि कोई 2 नंबर भी भेज सकता है या जो है कि कोई लैब रिपोर्ट भी डिमांड कर सकता है। वो कहते हैं जब वो हमारे इदारे काम कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या लैब रिपोर्टें बांटते फिरें। तो ये था ये सारा। बाकी मैंने ये लास्ट में वीडियो के लास्ट में ये पोर्शन पार्ट इसलिए डाला है कि मैं थोड़ा अपने जो मेरे जो क्लोज़ मेरी कम्युनिटी है उसके साथ मैं ये चीज़ शेयर कर दूं। तो ये भी बाकी और भी पलंदा पड़ा हुआ। हाँ, ये सारे मैंने पता नहीं कितने रुके लिख दिए हैं लैबों को, ख़ास तौर पे PCSIR के पीछे मैं चढ़ा रहा हूँ। मेरा फुल इरादा था कि मैं इनके ऊपर केस करूं, फिर वो अंदर जो डॉक्टर साहब तरला मिन्नत और भाई मैं भागा फिरूंगा उनके पीछे तो उनके पीछे। मैंने कहा यार यही भागना, आप काम के पीछे भाग लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ये सूरत हाल है भाई। अभी मैं इतना ही, मैं क्योंकि ये डिले होता जा रहा था, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं अभी तक मैंने आपको किया था। एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर बनती है और वो मैं बना दूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे बड़ा क्वाइट और पीसफुल जगह चाहिए और मुझे बड़ी उसमें डिटेल में बात करने के लिए बड़ा मतलब ना डॉक्यूमेंटेड चाहिए चीज़ें, प्रॉपरली उसको सारा कर सकूं। तो ये सारा है कि इन शॉर्ट यही दोबारा से कि हमने जो अभी तक किया है ना वो बिल्कुल राइट पे, कॉन्फिडेंटली और बिल्कुल ओके है। कोई उसमें किसी के साथ ज़्यादती नहीं हुई और जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो 100% मैं उसके ऊपर सेटिस्फाइड हूँ। मैं उसके ऊपर मैंने उसको मतलब जैसे मैं कर सकता था, जिस हद तक मैं जा सकता था मैंने वो किया है, अपना नुकसान भी करवाया है और जिसके जो राइट पे है उसके साथ स्टैंड भी करता हूँ और स्टैंड करूँगा भी। जो रॉन्ग है मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकता हूँ कि मैं उसके बारे में, अगर मेरे थ्रू कुछ हुआ है तो मैं उसके बारे में लोगों को बता दूँगा कि यार ये मेरे थ्रू है, मेरे मोढे पर आके बंदूक चलाएगी, लेकिन मैं उसका साथ नहीं दे सकता। ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कर सकता हूँ कि मैं उसका साथ नहीं दूँगा, और अगर मैं कुछ कर सकूँ या ना कर सकूँ। बाकी ये सारा ब्लंडर जो है या ये सारे इस सारे प्रोसेस में मेरी जितनी भी एनर्जी लगी है, मेंटल लगी है, मैं मेंटली काफ़ी ज़्यादा मैं स्ट्रेस्ड रहा हूँ। इस सारे ज़ाहिर प्रेशर होता है ना, ये छोटा काम नहीं है इतने मैटर को डील। देखें अभी इसमें से कितनी मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट्स मैंने प्रिंट नहीं निकाला, इतना पलंदा है। इसके ऊपर सारा रिटर्न भी फिर करना, यार कैसे किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, कैसे एप्लीकेशन देनी है, कैसे इनके अंदर के मामलात को समझना है। ये अभी मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ये आपको पहले पता थी, मतलब कैसे लैब प्रोसेसेस होते हैं, प्रोटीन को कैसे टेस्ट किया जाता है, एनर्जी टेस्ट क्या होता है, प्रोटीन टेस्ट क्या होता है, ये मुझे भी नहीं पता थी। तो मुझे सारा ये पढ़ना पड़ा है या सारा ये वर्क करना पड़ा है या इनके ऊपर स्टडी या रिसर्च करना पड़ा है, वटेवर। इवन मैं अमीनो प्रोफाइल निकलवाने तक गया हूँ। तो ये सारी मतलब फाइनेंशियली और मेंटली और सारा ये वक्त का ज़िया, और ज़िया तो नहीं, खैर चलें काम ही आया ना, कुछ सीखा ही मैंने। तो इसका यही है। इसके बदले में मुझे काफ़ी लोगों ने कहा भी कि यार हम दोबारा से कलेक्शन कर लेते हैं। पहले हमने कलेक्शन की थी 30-35 हज़ार की हमने कलेक्शन की थी। तो फिर दोबारा मुझे किसी ने मतलब काफ़ी भाइयों ने कहा कि यार दोबारा कलेक्शन कर लेते हैं। तो मुझे फिर अच्छा नहीं लगा यार, मैं क्या रोज़ रोज़ मांगता फिरूँ। तो मैंने कहा यार जितने जोगा मैं होऊंगा उतना मैं कर लूँगा। तो उतना मैंने किया है। आगे अभी मेरे अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं है, ना फाइनेंशियली ना उसको मेंटली देखने की। मैं थक गया हूँ। तो जो कुछ मैंने अभी तक क्लोज़ कर लिया है उसका एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया है। दूसरा हिस्सा मैं जब प्रॉपरली डिलीवर करूँगा अपना मैसेज तो उसमें मैं बता दूँगा, वो एक डेडिकेटेड वीडियो में बनाऊँगा, उसमें ये सारी चीज़ें मैं रिपीट भी कर दूँगा। तो इसमें आप सपोर्ट मुझे इसी तरह कर सकते हैं कि कलेक्शन करने पे तो मैं वही बता रहा हूँ कि मेरा नहीं मतलब दिल किया कि यार मैं फिर क्या मांगता फिरूँ। तो उसमें आप सपोर्ट मुझे ऐसे ही कर सकते हैं कि अभी मेरे पास 2 ही ब्रांड्स हैं। एक प्रोटीन वर्क्स है, प्रोटीन फैक्ट्री है, जिस पे मतलब जितने भी उनके सप्लीमेंट्स हैं, प्रोटीन वर्क्स है या PHN है या जो आपके जो दूसरे विटामिन मिनरल्स वगैरह हैं या वटेवर जो फूड्स हैं, और उसके बाद मेरे पास T-Fit है। तो ये 2 ब्रांड्स हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई शॉपिंग, इससे मैं ये नहीं कहता कि आप जाके इनसे मेरे कहने पे परचेजिंग करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप यहाँ से कुछ परचेज़ करते हैं प्रोटीन फैक्ट्री से, जिस पे मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, ओके है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है, तो इवन आप खुद भी कर सकते हैं। ये सारा काम आप खुद भी कर सकते हैं, ये सारी टेस्टिंग आप खुद भी करवा सकते हैं, आप खुद भी तसल्ली कर सकते हैं। तो अगर आप
प्रोटीन फैक्ट्री से कुछ बाय करते हैं या आप टीफिट से कुछ बाय करते हैं तो मेरा कोड प्रोटीन फैक्ट्री पे मेरा कोड है इमरान5, जो कि मैं हर दफ़ा कमेंट में पिन भी कर देता हूँ। मैंने एक वो अपना वो लैंडिंग पेज सा भी बनाया हुआ है लिंक्स वाला, या दराज की मैं प्रोडक्ट्स का मैंने कुछ लगाए हुए हैं, या जो है वो टीफिट फैशन है जो हमारी ये क्लोथिंग जो मैंने अभी भी पहना हुआ है। तो अगर यहाँ से आप कोई कपड़े लेते हैं या वहाँ से आप कुछ भी, मेरे वो लिंक्स में से आप देख लिया करेंगे। अगर आप प्रोटीन फैक्ट्री से कुछ लेते हैं तो इमरान5, आप जो है वो अगर टीफिट फैशन से कुछ लेते हैं क्लोथिंग एक्टिववेयर तो इमरान10। ये चेकआउट पे ये एक कोड की जगह होती है ऊपर, कूपन कोड या डिस्काउंट कोड या इस तरह का। आप जब चेकआउट पेज पे जाते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा, तो वो कोड यूज़ कर लिया करें। या जो है वो कोई और अगर आपके इर्द गिर्द कोई ख़रीदता है इस तरह की चीज़ें तो उनको बता दिया करें कि यार ये इमरान भाई का कोड यूज़ कर लें, तो ये आपकी तरफ से मेरे लिए बड़ी हेल्प होगी। और हाँ, इन सारे प्रोसेसेस में मेरे साथ डिफरेंट जो है मेरे भाई थे। कभी सरमद था मेरे साथ, कभी जो है वो अब्दुल्ला था, दानिश भाई थे, मौज़म भी आया था एक दफ़ा, खैर वो तो चला गया। खैर मैंने कोशिश की कि मैं किसी ना किसी को साथ रखूं। तो जिस ब्रांड को हमने फ़ेक कहा है वो फ़ेक ही है, जिसको हमने ठीक कहा है वो ठीक ही है। तो बस ये चाय बना लेते हैं। तो बाकी जो वैसे ही हुआ है, किसी भी इंडिविजुअल के साथ या किसी भी ब्रांड के साथ ज़्यादती नहीं हुई। मेरी कमर थक गई बैठ के। अब बताएं कि ये कोई इतना सिंपल चीज़ है जिसको मैं किसी एक वीडियो में सम अप कर सकूँ। इस पर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, रिपीट करता रहूँगा। एक और चीज़ होती है कि आपकी टेस्टिंग ड्राई बेसिस पे हो रही है या एज़ रिसीव्ड हो रही है, यानी कि आपने सैंपल उनको दिया है तो उन्होंने ड्राई करके उसको टेस्ट किया, या एज़ जैसे आपने दिया वैसे उन्होंने कर दिया। अब जब ड्राई होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उनको 300 ग्राम सैंपल दिया, तो जब वो ड्राई होगा, अगर उन्होंने ड्राई बेस पे वो 100 ग्राम लेंगे, उसको ड्राई करेंगे, लेट्स से कि 80 ग्राम बच गया, उसमें वो 20 ग्राम और डालेंगे, मतलब सारे को ड्राई करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, वो ह्यूमिडिटी निकल जाए। तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा वो वैल्यू निकलेगी जो मैक्रो आप लेना चाह रहे हैं। जैसे कि हमारे केस में हम प्रोटीन लेना चाह रहे हैं तो वो फिर ज़्यादा आएगी, वो ज़्यादा शो करेगा। इसलिए इसके साथ मेंशन होता है कि ड्राई बेसिस पे करवाया गया या एज़ रिसीव्ड करवाया गया। मैंने जितने भी सैम्पल्स टेस्ट करवाए हैं वो एज़ रिसीव्ड बेसिस पे टेस्ट हुए हैं। तो इतने सारे डिफरेंट जो है वो फैक्टर्स मैटर कर रहे होते हैं जिनको इतनी आसानी से एक्सप्लेन करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। यार आज चाय का तो कोई मूड नहीं है, मैं थक गया हूँ बोल बोल के, तो अभी हिम्मत नहीं है चाय बनाने की। टैबलेट ले लेता हूँ अपनी, फिर सोते हैं। D3 और किसी इदारे का पता नहीं, बहरहाल आप आपडा से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टाइम पे लाइट जाएगी। इवन जो लाइट जाने के आवर्स हैं उनके अलावा भी जाएगी, बोनस भी मिलेगा। बाकी यार वही कोड यूज़ कर लिया कि ने जो मैंने बताया, प्रोटीन फैक्ट्री पे इमरान5 चेकआउट पे जगह होती है कोड लिखने की। उससे क्या होता है कि एक छोटा सा डिस्काउंट, शायद आपके लिए तो मैटर नहीं करता लेकिन वो मेरे लिए मैटर करता है, उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके अलावा जो है टीफिट पे इमरान10 चेकआउट पे वहाँ पे जगह होती है, वहाँ पे आप कोड लिखेंगे, एक छोटा सा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और उतना ही छोटा सा कमीशन जो है वो मुझे मिल जाएगा। तो बाकी सेल होती है काफ़ी, लेकिन कोड यूज़ नहीं हुआ होता। तो जब कोड यूज़ नहीं होगा तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए जो लोग नहीं यूज़ करते उनको भी बता दिया करें कि अगर आप यहाँ से, वही बात कि मैं आपको को भी फोर्स नहीं करता कि यार ये आप सप्लीमेंट लें ही लें या ये आपने क्लोथिंग लेनी है, या लेकिन अगर आप शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ से तो कोड यूज़ करने में क्या हर्ज है। मतलब आपको भी एक छोटा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो जितना भी छोटा है। अगर आपको डिस्काउंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये सोच के लगा लिया करेंगे यार मेरा फ़ायदा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा है कैंसर।